नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ सक्सेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये जो घटना होगी उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में भी दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। पहले अभिकारक को जान लेते हैं, रिएक्टेंट्स इसको कहते हैं अभिकारक को। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों की हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे वो पदार्थ अभिकारक कहलाएंगे। और उसके बाद रहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जब हम उनकी रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे, जितने भी पदार्थ लेंगे, 2-4 जितने भी पदार्थ लेंगे, उनकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी तो हमें उनसे कोई प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यानी उत्पाद प्राप्त होगा। उसी को कहते हैं उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेते हैं अच्छे से। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक सफेद चूर्ण बनाता है। मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाएंगे तो वायु में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक सफेद चूर्ण बनाता है। इसमें ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है, क्योंकि इन दोनों की हमने अभिक्रिया कराई इसलिए ये अभिकारक हो गए और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें इस अभिक्रिया के बाद में प्राप्त हुआ, इसलिए ये उत्पाद हो गया। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करें कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रेक्षणों से की जा सकती है। पहला है गैस का निकलना। यदि किसी रासायनिक दो पदार्थों को हमने मिलाया और उनमें से अगर गैस निकल रही है यानी उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अपक्षेप का बनना, यानी किसी अगर 2 बिलियन हमने जलीय विलयन लिए किसी के हमने और उनको मिलाया और अगर उनमें कोई जलीय अपक्षेप बन जाए यानी नीचे एक पदार्थ आ जाएगा, उसी को कहते हैं अपक्षेप। अगर वो आ रहा है तो यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रंग में परिवर्तन होना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन आ जाता है विलयन के, और किसी में ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे चूने को जब पानी में मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन होना, किसी में अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। इसको हम आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा समझ लेंगे। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये हमने जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किया था, इसी को एक और तरीका है लिखने का, क्योंकि ऐसे लिखने में ज़्यादा परेशानी होती है और पूरा वो वाक्य लिखने में भी परेशानी होती है। इसलिए इसे और सॉर्ट करने के लिए क्या किया गया, इसके मानक प्रतीक बनाए गए कुछ और उनके द्वारा इसे दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम को Mg से दर्शाया जाता है और ऑक्सीजन को O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से दर्शाया जाता है। तो ऐसे ये वाली बन जाती है। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसके दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, अभिक्रिया का ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी इसमें मैग्नीशियम Mg, इसमें Mg, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन के इसमें 2 परमाणु हैं और इसमें एक ही परमाणु है, इसलिए ये संतुलित नहीं है। ऐसी रासायनिक समीकरण कोई भी होगा तो उसे ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करें। तो उसे संतुलित करने के लिए भी कुछ ट्रिक है। पहले हम संतुलित रासायनिक समीकरण की ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण की बात तो हो गई, उसे अब संतुलित कैसे करें उसे देखते हैं। पहले संतुलित रासायनिक समीकरण की एक परिभाषा देख लेते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात
अभिकारकों तथा परिणामी पदार्थों यानी उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी ऐसा समीकरण हो जिसमें अभिकारकों में जो परमाणु हैं उनके और उत्पादों में जो परमाणु हैं उनके दोनों में समान संख्या हो तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। 2Mg + O2 = Mg2MgO2, यानी Mg के इधर 2 परमाणु हैं और इधर भी 2MgO है, यानी 2Mg हैं, 2 Mg हैं और O2 के इधर 2 हैं और इधर भी O2 के 2 हैं, यानी ये वाली रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्यों आवश्यक है ये भी देख लेते हैं, इसका महत्व क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जिसके अनुसार अगर किसी की भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें ना तो कोई अलग से यानी पदार्थ तो अलग बनेगा लेकिन उसमें द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा उस चीज का। यानी अगर हम जैसे किसी लकड़ी को जलाएं तो उसमें से जो गैस निकल रही है और जो राख बचेगी अगर हम उसका पूरा वेट करें तो वो लकड़ी है उसके कुल वेट के बराबर होगी। ऐसा ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। चलिए तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करके देख लेते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज है, इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और कुछ ऊष्मा मुक्त होती है। अब इसे संतुलित करेंगे। इसमें है C6 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 परमाणु हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 परमाणु है। इसमें हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और इसमें 2 हैं। इसमें ऑक्सीजन के 6 ये और 2 ये, यानी इसमें 8 हैं और इसमें एक ही ये 3 परमाणु हैं इसमें। इसे संतुलित करने के लिए C6 है इसमें, इसलिए इधर एक C6 लिखेंगे। ये इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड का 6 परमाणु, ये कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु 6 कंप्लीट हो गए। अब इसमें अपन देखेंगे कार्बन के परमाणु कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन का H12 है। H12 है यानी इधर भी 6 लगाएंगे। इधर ये 6 लगाया तो हाइड्रोजन के इसमें 12 परमाणु हो गए और इसमें ऑक्सीजन के इसका इसमें इंटू किया जाता है तो 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 6 का इसमें करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 18 आ गया और इधर O के ऑक्सीजन के कितने 6 और 2 इधर 8 हैं और इधर 18 हैं, यानी हमें इसमें बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे कैसे, इसमें 6 का इधर गुणा कर देते हैं, 6 का इधर इंटू किया तो 2 का 6 में इंटू करेंगे तो 12 आ गया। 12 और 6 18 हो गए और इधर भी 18 है, यानी ये वाली रासायनिक अभिक्रिया अब संतुलित है। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। ये इसको कहते हैं मेथेन। CH4 है ये मेथेन। ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा मुक्त की। तो अब इसमें कार्बन का है 1 और इसमें कार्बन का 1 है। इसमें हाइड्रोजन के 4 हैं और इसमें हाइड्रोजन के 2, इसमें ऑक्सीजन का 2 है और इसमें 2 1 3 है इसमें। अब इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन का तो इसमें है बराबर है, हाइड्रोजन के इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन में अपन इधर 2 लगाएंगे। 2 लगाया तो हाइड्रोजन का परमाणु संतुलित हो गया। अब क्या हुआ, 2 इसमें है और ऑक्सीजन के परमाणु 2 इसमें और 2 इसमें है, यानी 4 हो गए। अब ये वाला संतुलित हो गया तो इसमें 2 लगाया तो ये 4 इसके ऑक्सीजन के इस तरफ परमाणु हो गए, 4 इस तरफ हो गए, यानी अब ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। C के कार्बन के हो गए 1 है, 1 इसमें है, हाइड्रोजन के 4 हैं इसमें, 4 हाइड्रोजन के इसमें है, ऑक्सीजन के 4 इसमें है, ऑक्सीजन के 2 और ये 4 इसमें है, यानी ये वाली रासायनिक अभिक्रिया भी अब संतुलित है। अब इसकी देखते हैं। फॉस्फोरस की जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो फॉस्फोरस क्लोराइड बनेगा। फॉस्फोरस P1 इधर है, P1 इधर है, यानी ये ठीक है। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इधर 5 हैं, यानी इसे संतुलित करना पड़ेगा। इसमें कर दें हम 2 का इंटू जब इसमें अपन ने किया तो क्लोरीन के हो गए इसमें 10, 5 का इसमें इंटू करेंगे तो ये 10 हो गए और इसमें है इसके 2, यानी इसमें 5 का इंटू कर देते हैं। 2 का इसमें करेंगे तो ये 10 हो गए।
अब इसमें फास्फोरस के कितने हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 1 ही है, तो इसमें ये 2 कर दिया, यानी 2 फास्फोरस के, इसमें 2 फास्फोरस के इस तरफ, इसमें 10 हैं क्लोरीन के, इसमें भी क्लोरीन के 10 हो गए, यानी ये वाली रासायनिक अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। अब चौथी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। जब अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और जल निकल जाएगा। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन के 2 हैं और इसमें एक ये हाइड्रोजन के 2 इसमें और एक ये, यानी 3 हो गए, इसमें 2 हैं। इसमें सल्फेट, ये पूरा सल्फेट कहते हैं इसको, ये सल्फेट इसमें ये पूरा ये इक्वल है और इसमें सोडियम के 2 हैं, इसमें 1 है सोडियम का, इसमें 2 हैं, यानी और इसमें ऑक्सीजन का 1 है, 1 इधर है। अब इसमें क्या करें, सोडियम के इसमें 2 हैं, इधर 2 हैं, इधर 2 लगा देते हैं, 2 लगाया, सोडियम के 2 हो गए, इसके 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन के हैं और इसमें हम लगाएंगे इधर, अब इसमें इधर तो 2 लगा दिया, इसमें सोडियम के 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन के क्या हैं, 2 परमाणु हैं और इधर 2 और ये 2 हो गए, यानी 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, लेकिन इधर 2 हैं तो इधर 2 लगा दिया 1। तो ये वाली रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, क्योंकि 4 इसमें है, 2 इधर और 2 इसमें है, यानी 4 इधर और 4 इस तरफ है। सो हाइड्रोजन के 2 का इसमें इंटू किया तो 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन के बराबर हैं। ये सल्फेट पूरा, ये सल्फेट बराबर है, सोडियम के इसमें 2 हैं, सोडियम के इसमें भी 2 हैं और हाइड्रोजन के बराबर हैं, ऑक्सीजन के इसमें ये 2 हैं, इधर 1 छुपा रहता है, इधर और इधर, यानी इसमें 1 है, 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी हाइड्रोजन के 2 हैं। ऐसे ही इसका इसमें इंटू किया है, यानी 2 हैं तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं, यानी ये बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें इसको कहते हैं फेरस, यानी लोहा कहते हैं इसको, फेरस। इसका कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई अपन ने, ये जलीय विलयन रहता है, इसकी अभिक्रिया कराई फेरस की कॉपर सल्फेट से, तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर मुक्त हो जाएगा इसमें, यानी इसमें मुक्त हो जाएगा। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी है ये वाली। तो इसमें फेरस का 1 है और इसमें भी फेरस का 1 है, इसमें कॉपर का 1 है, इसमें भी कॉपर का 1 है, इसमें ये सल्फेट और इसमें ये सल्फेट, यानी ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, इसलिए हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ये अभिक्रिया संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में परेशानी होती है, इसी वजह से इसे हेट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण को सूचनाप्रद बनाना। रासायनिक समीकरण को सूचनाप्रद निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला, रासायनिक समीकरण को सूचनाप्रद बनाने के लिए अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। जैसे भौतिक अवस्था प्रतीक, गैस को G से दर्शा दिया जाता है, द्रव को L से दर्शा दिया जाता है और ठोस को S से, यानी सॉलिड S से दर्शा दिया जाता है। जलीय विलयन को एक्वस AQ से दर्शा दिया जाता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। Fe जो है फेरस की जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, यानी फेरस जो ले रहे हैं उसे सॉलिड अवस्था में ले रहे हैं और जल जो ले रहे हैं अपन उसे गैस अवस्था में, और ये सॉलिड अवस्था में अपन को प्राप्त हुआ और ये गैस में हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है। और दूसरा तरीका है इसे इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कभी कभी अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली गैस को प्रतीक ऊपर की तरफ एरो लगा के द्वारा भी निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार अपक्षेप बनने की स्थिति में प्रतीक एरो नीचे लगा दिया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, यानी जब इसमें से गैस निकलेगी तो उसे गैस को ऊपर एरो लगा के प्रदर्शित कर दिया जाता है और जब अपक्षेप बनता है तो उसे नीचे एरो लगा के प्रदर्शित कर दिया जाता है। एक विधि ये भी हो गई। और तीसरा तरीका है कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाते हैं, यानी उसका ताप, टेम्परेचर कितना है उसे, दाब को, उस पर वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा है उसे, और उत्प्रेरक यानी किसकी उपस्थिति में वह अभिक्रिया हो रही है उसे दर्शा दिया जाता है। जैसे इसमें नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया अपन ने हाइड्रोजन गैस के साथ कराई तो अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। इसमें 500 डिग्री सेल्सियस ताप लग रहा है और इसमें
500 डिग्री सेल्सियस में दाब लग रहा है, 200 वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वायुमंडल दाब, और Fe उत्प्रेरक यानी फेरस की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। चौथा है इसे इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं यानी अग्र व पश्चिम में होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं तथा इनमें तीर के स्थान पर ये वाला उत्क्रमणीय चिन्ह का लगाकर व्यक्त किया जाता है, यानी इनमें दोनों तरफ हो सकती हैं। जब अपने नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई तो ये अमोनिया प्राप्त हो गया, और जब अमोनिया को गर्म करेंगे तो ये वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसे अग्र दिशा यानी इस दिशा में भी ये हो सकती है ऐसा एरो लगा के, और ये इस दिशा में भी हो सकती है यानी ऐसा एरो लगा के इसे दर्शा दिया जाता है। 4 तरीकों से हम इसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये इसे कि आपको हमने बता दिए। इसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी उनमें प्रोडक्ट तो अपन को प्राप्त होगा और उसमें ऊष्मा भी मुक्त होगी। जैसे हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो जल प्राप्त होता है, प्लस उसमें से ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हो गई। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते लेते हैं थोड़ा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ये वाली है। N2 की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, यानी ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है, इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम 2-3 दिन में ला देंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।